बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के अंदर आपका जो बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो है थियोरी पार्ट उसका कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। थियोरी नहीं, एमसीक्यू पहले करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो थियोरी करेंगे और उसके अंदर किसी भी एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका डिस्कशन हम इसके अंदर करने वाले हैं। यहाँ से हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया है। जिन बच्चों का बाकी है उनके लिए मैं ये वीडियो बना दूंगा आगे का, तो वो आप लोग ध्यान में रख लेना। लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला टॉपिक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ओके दोस्तों, हाँ, और आपको एक ये भी ध्यान में रखना है इसमें कि किसी भी चैप्टर की कितने क्वेश्चंस होते हैं। सपोज मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, यहाँ पे अगर बोलेंगे हम ये 10th क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 3 का है। चैप्टर 3 तो 4 क्वेश्चन आए चैप्टर 3 के। ऐसे सारे चैप्टर के एवरेज 4 क्वेश्चन तो मिनिमम है दोस्तों। अगर हम अच्छे से सोचेंगे तो भी पता चल जाएगा। कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, उनके 4-4 क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग एमसीक्यू के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, फॉर मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन द एक्सेप्टेबल वैल्यू इज। तो पहली बात है मोलेकुलरिटी, तो ये हो गया बेटा आपका चैप्टर नंबर 4। हाँ, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 4, केमिकल इक्विलिब्रियम में से ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप अपने पास बुक भी रखना, टेक्स्ट बुक भी रखना, दोनों, कैलकुलेटर रखना, क्योंकि जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको बुक में भी वो टॉपिक दिखवाऊंगा कि आपको उसको सोचना है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर पेज नंबर मोलेकुलरिटी वाला पेज नंबर जो है वो आपका आई थिंक 103 है ना, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसके अंदर आपको बताया गया है कि मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या मीनिंग होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, आप लोग खुद डिसाइड करना इसका आंसर क्या होगा। NH4NO2 को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो N2+2H2O बनता है। दोस्तों ये रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कितनी स्पीसीज यूज हुई? तो सर 1 हुई। तो ये हो जाता है आपका यूनिमोलेक्युलर, है या ना। अगर दूसरा एक रिएक्शन में दे रहा हूँ और इसके अंदर H2+I2 हो रहा है, इसमें HI के 2 मॉलिक्यूल यूज हुए, तो इसकी मोलेकुलरिटी 2 होती है। NO+O2 gives NO2 twice NO2, तो इसकी मोलेकुलरिटी 2 इसकी और 1 इसकी, ऐसा करके 3 मिलती है। तो ट्राई मोलेकुलरिटी ऐसी मिलती है। ऐसे 4 मोलेक्यूल बनेंगे तो ज़्यादा मोलेकुलरिटी बनेगी, लेकिन वो रिएक्शन एक ही स्टेप में टूटना चाहिए, बनना चाहिए। अब यहाँ पे मोलेकुलरिटी मतलब क्या? तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल विच आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट आर कॉल्ड मोलेकुलरिटी। तो ये नंबर 1 है, तो यूनिमोलेक्युलर, बाईमोलेक्युलर, ट्राईमोलेक्युलर। मतलब मोलेकुलरिटी कभी 0 हो सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई रिएक्टेंट ही ना लिया हो, तो कभी नहीं हो सकता, इसीलिए ये नहीं आएगा। नेगेटिव में हो सकता है, कभी कभी नेगेटिव में हो सकता है, तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है कि यहाँ पे हम 1 2 3 लिख सकते हैं, -1
हमने रिएक्टेंट लिया। 1.5 मतलब फ्रैक्शनल में भी नहीं ले सकते हम इसको, समझ में आया। और लास्ट जो है वो आपका है 2, तो दिस इज़ द राइट आंसर। और अगर ये इसका पूरा सेंटेंस आपको देखना है तो पेज नंबर 104 पे लास्ट वाले 2 पॉइंट है, देखा आपने लास्ट वाले 2 पॉइंट्स, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर आपने रीड कर लिया तो ओके लिख लो दोस्तों, तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा इसका पूरा। ओके, वेरी गुड। तो ये बुक में भी रिफ़र किया करो कि कुछ भी ऐसे क्वेश्चन होता है तो ये कहाँ से आता है। अब देखो यहाँ पे बेटा 15 क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4, दूसरा क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सर्टेन रिएक्शन इज दिस देन ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल। दोस्तों ऑर्डर रिएक्शन का कैसे फाइंड किया जाता है, सीधा सा वैल्यू दे दिया है तो आपको वैल्यू का ये डिसाइड करना है ये क्या है कि भाई कैसे हम इसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है कि भाई यूनिट ऑफ के, हाँ, तो कंसंट्रेशन रेज़ टू 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, मोल पर लीटर रेज़ टू 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब बेटा आपको ये जो यूनिट दिया है उसको इसके साथ मैच करना है, मोल रेज़ टू -2 इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हुआ, मोल रेज़ टू -2 अपॉन लीटर क्या हुआ, तो लीटर तो -2 में से 2 आना चाहिए। सुनो दोस्तों, अब मोल रेज़ टू -2 आ रहा है तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा n का वैल्यू अगर हम 3 ले लेंगे तो क्या होगा, मोल रेज़ टू -2 और नीचे लीटर रेज़ टू -2, लेकिन ऊपर जाएगा तो लीटर रेज़ टू 2 सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट यहाँ पे 2 करना पड़ेगा लीटर को, तो ये आपका सही रहेगा। इसीलिए थर्ड जो है वो ऑर्डर इसका मिलेगा n का वैल्यू। तो n का वैल्यू हम क्या लेंगे तो हमारा यूनिट ये सेट होगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है कि जिसकी वजह से आप के यूनिट से डिसाइड कर सकते हो कि ये रिएक्शन कौन सा है। ओके बेटा, यस होना चाहिए। अब 16 नंबर चैप्टर नंबर 4 में से ही है, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज, बहुत ही बढ़िया है ये, k इंटू ए रेज़ टू 2 एंड b रेज़ टू 0। चलो दोस्तों, इफ this is a gaseous reaction and its volume is suddenly double, भाई आपको पता है गैस के लिए उसका कंसंट्रेशन उसका प्रेशर होता है, या तो प्रेशर ही उसका कंसंट्रेशन होता है। इसलिए यहाँ पे अगर हमने वॉल्यूम डबल किया है तो प्रेशर में क्या इफेक्ट होगा, तो प्रेशर हाफ होगा। कुछ समझ में आ रहा है। तो ये रेट को मैं बोल रहा हूँ R1। अब R2 की बारी आ रही है, सॉरी R1 को ही मैं प्रेशर के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, तो PA रेज़ टू 2 PB रेज़ टू 0। और R2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, PA/2 रेज़ टू 2 PB/2 रेज़ टू 0। ये बाई 2 क्यों किया, क्योंकि इनिशियल प्रेशर से, ये इनिशियल प्रेशर है ना, इनिशियल कंडीशन। सर ये तो कंसंट्रेशन है और आप प्रेशर ले रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, सारे गैसियस है, तो गैस के लिए कंसंट्रेशन ही उसका प्रेशर होता है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने से हमें क्या मिला इधर,
तो शायद आप समझ सकते होंगे कि उसका प्रेशर हाफ हो गया। और अगर प्रेशर हाफ तो ऐसा मिलेगा आपको K इंटू PA⁻², PB⁻0 अपॉन 4, 2⁻2 मीन्स 4, 2⁻0 इज इक्वल टू 1, है या ना। इसीलिए 1/4 R1। भाई समझ में आया। तो क्या हुआ, डिक्रीज 4 टाइम, इंक्रीज 2 टाइम। क्या ये रेट जो है वो पहले रेट से 4 टाइम कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। और 8 टाइम और 2 टाइम, चलो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? एब्सोल्युटली राइट, इट इज ए, डिक्रीज 4 टाइम। क्लियर है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ऐसा बोल के ऐसा लिखा होगा, सपोज SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और उसके लिए उसका प्रेशर अगर हम डबल करते हैं, ऐसा करके बोला उन्होंने, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए R1 इज इक्वल टू K इंटू SO2 मतलब PSO2 का स्क्वायर एंड PO2। तो R2 इज इक्वल टू प्रेशर डबल हुआ तो 2 इंटू PSO2 का स्क्वायर इंटू 2PO2, 4 इंटू PSO2, 2 इंटू PO2, 4 2 ज़ा 8, K PSO2 PO2। बेटा इसको तो क्या बोलते हैं हम, 8R1। ये दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया इसके साथ। अगर यहाँ पे तो आपको रेट दे दिया है, समझ लो। अगर रेट नहीं देते, ऐसा आने वाला ही है एग्जाम्पल, ऐसा समझ लो कि आएगा ही आएगा। तो उस टाइम आपको कोई रिएक्शन दिया होगा और बोला होगा कि ये एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसके जो रिएक्टेंट है उसी के ही मोल उसके क्या बनते हैं, रेट में यूज़ होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उसका जो मोल है वही उसके पावर में ले जाते हैं हम। तो ये चीज़ आपको क्लियरेंस हो गई होगी। अगर ये तो डायरेक्ट रेट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप लोग रेट खुद बना सकते हो। और वो रेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या वर्ड किया कि अगर इसका प्रेशर डबल किया जाता है या तो वॉल्यूम हाफ किया जाता है तो प्रेशर डबल होता है। जब वॉल्यूम को हाफ करते हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं, तो मैंने SO2 का प्रेशर डबल ले लिया तो 2SO2, तो PO2 भी 2 हो जाएगा, तो वो दोनों पे इसका स्क्वायर हो गया तो 4 हो जाएगा, ये तो 2 होगा तो 2, 4 2 ज़ा 8 करके 8 टाइम ज़्यादा होगा। ये क्लियर हुआ है दोस्तों। ये अलग एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। चलो बेटा 3 क्वेश्चन आए आपके कौन से क्वेश्चन के, चैप्टर के, यस 4th चैप्टर के। अब आ रहा है चैप्टर नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो बेटा एड्सॉर्प्शन का मतलब होना है कि किसी सब्सटेंस पे आके बैठना, तो ये एड्सॉर्प्शन है। अमोनिया गैस इन कांटेक्ट विथ वाटर। बेटा जब आप ये वाटर लिया है बीकर में, अमोनिया गैस जब इसमें पास करते हो तो क्या होता है, अमोनिया गैस अंदर डिजोल्व होता है। तो ये तो डिजोल्व होता है तो एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे एडजॉर्ब है। पीस ऑफ कॉटन क्लोथ, अगर आपने ये कॉटन का क्लोथ ले लिया है, पीस कपड़ा, और उसके ऊपर पानी गिर जाए तो आपने देखा है क्या होता है, वो कॉटन का कपड़ा थोड़ा वेट हो जाता है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। एनहाइड्रेट CaCl2 ऐसे पीस होते हैं, अगर उसके ऊपर पानी डाला जाता है तो पानी अंदर जाके CaCl2 को तोड़ देता है, सरफेस पे नहीं रहता। सिलिका जेल, वो हमने बताया था कि सिलिका जेल के सरफेस पे मॉइस्चर, वाटर वेपर, मॉइस्चर कैन बी एब्जॉर्ब्ड,
एंड दिस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन, SiO2। तो सो हमारा जो आंसर है वो डी होगा। अंडर सिमिलर कंडीशन विच गैस विल बी एड्जॉर्ब मैक्सिमम ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। भाई कौन सा गैस सबसे ज्यादा एड्जॉर्ब होगा? किसी को कुछ पता है कि भाई एड्जॉर्ब होना, ज़्यादा होना कि कम होना, वो किस पे डिपेंड है? दोस्तों CO2 जो है वो नॉन पोलर है ना। अमोनिया इज पोलर एंड HCl इज पोलर, और ये है नॉन पोलर। दूसरी चीज़, पोलर नॉन पोलर से पहले तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का ज़्यादा है तो इसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इतनी चीज़ समझ लो। और गैस के लिए आपको क्रिटिकल टेम्परेचर ही देखना होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब का में क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज़्यादा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर? इसके अंदर ये गैस है, ऐसा एक मैक्सिमम टेम्परेचर कि जो टेम्परेचर पे ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। कुछ समझ में आया आपको? ऐसा टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर पे ये गैस किस में आ जाए, लिक्विड बन जाए। तो दैट टेम्परेचर, वो मैक्सिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरी बात, वो टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे वो कभी लिक्विफाइड नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ देखो, ये मेरे ख्याल से आपके बुक में ऐसे सब्सटेंस या तो इसकी कहीं पे जिक्र नहीं है ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ों में आपको थोड़ा सा खुद भी सोचना पड़ेगा कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब कौन इजीली लिक्विफाइड होता है। पहले ये तो कभी नहीं होगा, हाइड्रोजन कभी नहीं होता ज़्यादातर। HCl गैस, अमोनिया गैस एंड CO2 गैस, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये नॉन पोलर है तो ये तो थोड़ा इजीली लिक्विफाइड नहीं होता, जल्दी से लिक्विफाइड नहीं होता। और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ 30.98 डिग्री सेल्सियस है, इसका कुछ 51 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस है, और इसका इससे भी कम है, अराउंड 20, आई डोंट नो, बट अराउंड 20 डिग्री है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन करेगा। तो दोस्तों अब आपके पास जो क्वेश्चन था, मैंने पूछा था, आपका आंसर कौन सा होगा इसमें? दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये H2 जो है वो तो बहुत लो टेम्परेचर करोगे ना तब वो लिक्विफाइड होता है। योर आंसर इज HCl। क्यों भाई? क्योंकि सर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। ओके, आगे, चीज़ इज द एग्जाम्पल ऑफ, हो चीज़ क्या है? खाने वाली चीज़ है सर ये। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, ये चैप्टर नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें चीज़ जो है वो कहाँ पे आता है? ओहो, चीज़, बटर एंड जेली, याद है? यस यस। तो जेली में जेल आती है। जेल मतलब कौन? जिसमें सॉलिड के साथ लिक्विड होता है। तो दोस्तों समझ में आया? चीज़ मतलब क्या? कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसा कि जिसमें सॉलिड के साथ
लिक्विड आता है, फिर भी मीडियम क्या होगा इसमें? पहले ये देखो, दो ऑप्शन हो गए इसमें। चीज इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो जेल है। तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड क्यों ऐसा लिखना पड़ा? क्योंकि इसमें आपका सॉलिड मोर है, एक्सेस है, और लिक्विड लेस है। तो बेटा इधर पता चल जाएगा आपको कि सॉलिड एंड लिक्विड में क्या फ़र्क है। तो क्लियर है? हाँ, छोटा वाला ज़्यादा बड़े में डालना है, तो इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे ये थियरी में अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ। देखो बेटा, KI के सॉल्यूशन में आपने क्या डाला? AgNO3 पहला वाला, ये P वाला है ना? चलो, तो इसमें मिलेगा आपको K प्लस एंड I माइनस, Ag प्लस एंड NO3 माइनस। यस और नॉट? यस। तो आपको तो पता है Ag प्लस I माइनस के साथ जुड़ के AgI के सॉलिड क्रिस्टल बनाएगा। भाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। प्लस ये I तो पूरा यूज हो गया क्योंकि ये एक्सेस है, तो ये तो कंप्लीट यूज हो गया, तो ये K प्लस बनेगा, NO3 माइनस बनेगा। K प्लस थोड़ा बच जाएगा क्योंकि इसके साथ रिएक्शन करेगा। और क्या, Ag प्लस भी तो बचेगा ना? बचेगा? क्या बचेगा? क्या Ag प्लस बनेगा कि I माइनस बचेगा? आप बताओ। जो ये लिमिटेड प्रोपोर्शन में लिया था KI को, तो जितना K डाला वो तो K NO3 में ये यहाँ पे यूज़ हो गया, लेकिन वो दोनों ने कर कुछ बनाया नहीं, वो आयोनाइज फॉर्म में है। I माइनस सीधा Ag के साथ रिएक्शन, I भी कंप्लीट हो गया, लेकिन Ag को हमने AgNO3 एक्सेस लिया था तो ज़्यादा Ag पड़ा है। तो अगर हम देखेंगे, ये AgI का सरफेस था, उसके सरफेस पे इसके सॉल्यूशन में जो कॉमन आयन है, क्या आयन? कॉमन है। चलो बताओ बेटा, इसका कॉमन आयन कौन है? कॉमन आयन मतलब इसमें दो आयन है, Ag प्लस एंड Cl माइनस। तो इसमें से कौन सा कॉमन बनता है इसके अंदर? Ag प्लस वाला, क्योंकि ये Ag प्लस है, I माइनस तो है नहीं, इसीलिए Ag प्लस एक प्रकार का लेयर बनाता है। चलो बना दिया। तो इसकी वजह से हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन था वो क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज, और वो फिक्स होता है। अब ये नहीं बदलेगा, मतलब एक्सेस AgNO3 लोगे तो आपको क्या मिलेगा? कोलोइडल चार्ज पॉजिटिव मिलेगा। और जो NO3 माइनस जो बच गई, इससे नेगेटिव NO3 माइनस, ये आयन ऐसे कहीं ना कहीं रहते हैं, वो फिक्स नहीं होते, वो अपना जगह चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा जो सॉल है, इट इज़ डिपेंड ऑन दिस, और इसकी वजह से हमें वो जीटा पोटेंशियल भी मिलता है। ये जीटा पोटेंशियल क्या है? सुनो दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ। जीटा पोटेंशियल आप फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे सर्किट या तो क्या बोलते हैं उसको बनाते हो, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अगर आमने सामने रहता है तो जीटा पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रख लो, जो भी आपका लेयर बना पहला वाला जो ये है, उसी से ही आपको कोलोइडल सॉल चार्ज मिलेगा। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले रिएक्शन में, क्यू वेसल में AgNO3 प्लस KI, एक्सेस क्या है? KI। तो इसका Ag प्लस I माइनस के साथ रिएक्शन करेगा।
और क्या बचेगा सर, NO3 बचेगा। इसमें से क्या बचेगा, K+ बचेगा एंड I- बचेगा। क्यों ऐसा बचा है भाई, क्योंकि ये तो एक्सेस था, तो इसके तो दोनों आयन बचेंगे, इसमें भी जैसे बचे थे वैसे। अब क्या होगा इसमें कि भाई ये AgI बन गया बेटा, ये तीनों में से इसका कॉमन आयन कौन है, I- है ना, तो I- उसके सरफेस पे क्या बनाता है, एक लेयर बनाता है। और इसीलिए अगर हमने AgNO3 को Ki में डाले और प्रेसिपिटेट बने और एक्सेस Ki लिया है, तो ये हमें नेगेटिव चार्ज कॉलोइड मिलता है। और उसको थोड़ा सा कैसा वाला बीजा और एक लेयर बनता है जिसको हम बोल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो घूमने वाला, मतलब K+ का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन K+ है, उसकी जगह फिक्स नहीं होती। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से भी यहाँ पे क्या बनता है, जीटा पोटेंशियल बनता है। ओके दोस्तों, तो अब देखो, अब मुझे बताओ, ये वेसल P में ये हो रहा है, एक्सेस हुआ तो नेगेटिव चार्ज बना। वेसल P चार्ज्ड ऑन कॉलोइडल पॉजिटिव, सही है, बिल्कुल गलत है, नहीं बिल्कुल सही है। फिर इन वेसल Q चार्ज इज नेगेटिव, ये भी सही है। इन वेसल P चार्ज ऑफ कॉलोइडल नेगेटिव, ये गलत है। तो हमारा A एंड B दोनों सही है। सो आंसर इज D। दोस्तों समझ में आया कुछ? देखो कभी भी ये अगर बनता है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, वो पता है। और AgI जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होके पूरा एक ऐसा क्रिस्टल बनाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब जो बच गया है उसका कॉमन आयन, वो सॉल्यूशन में से अपने सरफेस पे लाएगा। तो बचा हुआ कौन था, Ag+ इसके अंदर एक्सेस में, ये एक्सेस था तो I- था, तो इसलिए नेगेटिव बनता है। तो बस ये दो चीज़ों के अकॉर्डिंग आप फाइनल तक पहुंच सकते हो। क्लियर है दोस्तों? चलो इसमें से 3 क्वेश्चन आए। अब आ रहा है चैप्टर नंबर 6, इन मेटलर्जी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag and Au by using NaCN, the oxidizing agent used is। हाँ, बहुत बार रिवीजन के दौरान भी हमने बताया था कि जब हम ये रिएक्शन करते थे, जैसे कि M ले लिया है ना, M ले लिया, फिर उसको साइनाइड के, मतलब साइनाइड मतलब कौन, हाँ, Ag को NaCN और Au को KCN ले लिया तो नो प्रॉब्लम। तो ये रिएक्शन पानी एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाता था, तो हमें क्या मिलता था, MCN ट्वाइस माइनस इन प्लस OH माइनस। अब ये MCN ट्वाइस माइनस प्लस Zn लेते थे, याद है, तो वो फाइनली Zn CN4-2 प्लस M बनता था। तो दिस इज योर, एक मिनट, M+ का M बनाता है, तो ये तो रिडक्शन किया ना इसका, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक तो फिर यहाँ पे सुनो भाई, मेटल का ऑक्सीडेशन करने वाला कौन है, O2, तो आपका आंसर A आएगा। अगर उसका क्या करना है, उसका जो कॉम्प्लेक्स बना है उसका रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, वो हो जाता है जिंक।
इसको बोलते हैं ट्विस्ट। देखो दोस्तों, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे उसका खुद का रिडक्शन हो। तो देखो यहाँ पे M था, है ना, M 0 था, यहाँ पे M+1 था, ये 0 था, यहाँ पे -2 है। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका खुद का रिडक्शन हुआ। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए O2 आएगा, एयर आंसर आएगा। बच्चों क्लियर है तो ओके लिखो। अगर ये पूछा होता कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसके अंदर यूज होने वाला, तो ये है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर दो। मैंने बताया था ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो कितनी बार पढ़ लो लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी रिफाइंड बाय लिक्वेशन मेथड? बेटा रिफाइनिंग करना है आपको, तो ये 4 है, इसको तो पता है ना, मोंड कार्बोनिल और ये वैन आर्केल, मतलब ये तो दोनों लिक्वेशन में नहीं आएंगे। जिंक जो है वो डिस्टिलेशन में होता है और यही बच गया है लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या होता है बेटा पता है? ऐसा सरफेस है स्लोप वाला, और ये स्टीन के जैसे मेटल के अंदर इम्प्यूरिटी होती है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हीटर डाले जाते हैं और हीटर से हीट किया जाता है तो ये सरफेस गर्म रहता है। ये पूरा सरफेस जो है वो क्या रहता है? गर्म। अब इसको गर्मी की वजह से पिघलेगा, पिघलते वो नीचे उतरेगा, है या ना? तो नीचे उतरेगा तो हम इसको कलेक्ट करेंगे इधर, तो कौन नीचे आएगा? तो प्योर मेटल लिक्विड फॉर्म में, लेकिन आपकी इम्प्यूरिटी यहाँ पे ही अटक जाएगी ऊपर ही, और इसीलिए इसको लिक्वेशन बोलते हैं। और निकालो पेज नंबर, कौन से पेज पे है ये? 164। डिस्टिलेशन में कौन आता है? जिंक एंड मर्क्यूरी। टीजर याद है? टिटेनियम एंड जिरकोनियम। मॉन्ड में निकल अकेला ही है, तो याद रखना बेटा। अब एक आया क्या? जॉन शुद्धिकरण, मतलब जॉन रिफाइनिंग। इसके अंदर हम क्या लेते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम। ये सब हमारे क्या है? सेमी मेटल, या तो हम सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम। ओके बेटा, तो ये जो चीज़ है वो हमें ध्यान में रखना है। 3। अब देखो ये बहुत थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड, नहीं हाइड्राइड। तो ये 2 ही क्वेश्चन आए हमारे उसके। अब चैप्टर नंबर 7 का ये क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ कि भाई इसके अंदर हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट कौन से पेज पे है? ये पहला वाला तो ये ऑप्शन जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, अमाइन एंड अमोनिया एंड वापस फॉस्फोरस, तो ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। NH3 सबसे ज़्यादा होना चाहिए इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब दूसरी चीज़ हाइड्राइड देख लो, अगर आप 16 ग्रुप में देखो तो कौन से पेज पे दिख रहा है दोस्तों? ये
यस। देखो दोस्तों, आप एफ ब्लॉक 17 ग्रुप के अंदर टेबल नंबर 7.9 देखो, उसमें एच एफ सेकंड नंबर की रो है, वो एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई, उन सब का क्या देखो, बॉइलिंग पॉइंट है ना केल्विन में, ये 293 है, फिर ये 189 है, फिर ये 206 है, और ये 238 है। तो क्या हो गया ये ऑर्डर मैच, तो हमारा सी आंसर सही है। ओके, एक्चुअली क्या होता है, जिसका मोलेकुलर मास ज़्यादा है, IBrCl तो सही है, फ्लोरीन नीचे आना चाहिए लास्ट में, लेकिन उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए HF सबसे बढ़ गया, और फिर तो HI, HBr एंड HCl है। ये कॉमन है, ये पैटर्न सब में है कि जैसे जैसे मोलेकुलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बढ़ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ विच हैलाइड कैन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस विथ वाटर? है दोस्तों, ये कहाँ का क्वेश्चन है MCQ? चलो, नाइट्रोजन वाला फ्लोरीन है NF3, उसकी अगर बात की जाए उसके हैलाइड के अंदर, तो इसका हाइड्रोलिसिस की बात कहीं पे हमें नहीं दिख रही है ना? फॉस्फोरस तो है, Which halide can undergoes hydrolysis with water? तो दोस्तों, नाइट्रोजन का जो फ्लोराइड है, ट्राईफ्लोराइड, इसकी अगर बात करेंगे हम, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, तो भाई विच कैन हाइड्रोलाइज विथ वाटर इजीली। ओके, इसका रीज़न तो प्रॉपर ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन आप लोग अभी के लिए ध्यान में रखने, और जैसे ही इसका वो मिलता है तो हम तुरंत आपको बता देंगे। जियोमेट्रिकल शेप ऑफ XeO3, XeO3 ऐसे लिखा जाता है, तो ये कौन सा शेप हुआ इसका? है दोस्तों, जल्दी से, जियोमेट्रिकल शेप ऑफ XeO3 क्या होगा? पिरामिडल होगा कि टेट्राहेड्रल होगा? एक्चुअली बेटा,
जियोमेट्रिकल शेप जो है उसमें सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ही देखे जाते हैं और इसीलिए इट इज़ अ पिरामिडल शेप। और ट्राइगोनल पिरामिडल ओके बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है ना। प्लेनर ट्राइएंगुलर ऐसा शेप होता है, ये तो है नहीं। स्क्वायर पिरामिडल ऐसा शेप होता है, ये स्क्वायर हुआ। और ये पिरामिड हुआ और ये टेट्राहेड्रल होता है। ओके चलो, इसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक मोमेंट। भाई ये क्या हो जाता है, ये प्लस इधर नहीं है, ये प्लस इधर है। पैरामैग्नेटिक मोमेंट अगर फाइंड करना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने पड़ेंगे। चलो मुझे बताओ, क्रोमियम जो है, सब में क्रोमियम ज़्यादा है। क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 5 इसमें और 1 इसमें 4s and 3d। 1 1 2 3 4 5। देखो बेटा, +2 था हुआ तो इसमें n इज इक्वल टू 4, +3 हुआ तो n इज इक्वल टू 3, +4 हुआ तो n इज इक्वल टू +2, इसमें +3 है ना, n इज इक्वल टू 3। चलो अब mn की बात आ रही है, तो ये तो बेटा कम हो रहा है, इसने ग्रेटर देन लिखा है इसीलिए गलत हो गया। अब यहाँ पे mn +3 हुआ तो mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा था जिसमें 4s2 था, 3d5 था। +3 हुआ तो 1 2 और 4 हो गया, हाँ तो ये 3 और 4 हुए। अब Fe+3 हुआ 26, तो 26 के अंदर क्या होता है, 26 इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं, 21 22 23 24 25 26, तो +3 के अंदर 1 2 और 3, तो n इज इक्वल टू 5। तो ये सही लग रहा है मुझे, n इज इक्वल टू 3 4 एंड 5। तो सीधा आंसर, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, मैग्नेटिक मोमेंट इज √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 1 आया तो 1.73 म्यू का वैल्यू मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 आया तो 2.80 अराउंड, 3 आया तो 3.84, 4 आया तो 4.89, 5 आया तो 5.91 अराउंड होता है। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है वो कॉमन रहती है। तो बेटा समझ में आ गया आपको, ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला थियरी से हमें ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पेसिफिक एक आयन दे के भी आपको ये मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है। विच एलिमेंट इज़ नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो तो हमने उस दिन जब रिवीजन करवाया कि भाई जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, ये सारी ट्रांजिशन सीरीज़ की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर जो लास्ट है, फोर्थ के अंदर सबके लास्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का जिंक, सेकंड का Cd, फोर्थ का Eg और इसका Cn कॉपरनीसियम। तो ये सारे, ये चारों आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। बेटा ये गलती से भी भूल मत जाना, ये पूछने वाले ये है, जो आपको समझ में आ रहा होगा रिवीजन के दौरान, इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो ऑलमोस्ट इसी में से आता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस, ओ यस। अब ये थोड़ा सा आपको 2-3 चीज़ें इसके अंदर ध्यान में रखनी होगी। या तो अगर ये नहीं कर सकते आप लोग तो रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ रट्टा मारना पड़ेगा, सही बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्योंकि मॉलिक्यूल का कोई लिस्ट ऐसा तो दिया नहीं आपको
कि भाई वो मॉलिक्यूल का आप इससे इसका ये हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा और आप उसको याद रख लो, नो। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, K फॉर NiCN4। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि भाई ये Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 4 इंटू के प्लस Ni, 4 इंटू Cn इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 1 Ni, 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस Ni माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो Ni इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। Ni28 कितनी कथा करनी पड़ेगी वो बता देता हूँ। ये 3D, ये 4s और ये 4p। चलो 28, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8। अब ये तो 0 ही है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएंगे, तो ये तो खाली हो गया। तो अब वो अपना Cn ये चारों ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। क्या देता है? ये चारों उसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? देता है। तो क्या मिला आपको? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं? तो आपका करेक्ट कॉम्प्लेक्स तो यही दिख रहा है, करेक्ट तो यही दिख रहा है। साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए फॉरेस के दोनों इलेक्ट्रॉन वो इसमें शिफ्ट हो गए और वो D10 हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी कर सकते हो। कोबाल्ट कार्बोनिल ग्रुप ये भी स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया ये भी स्ट्रॉन्ग है, Cn भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होने वाली ऑर्बिटल्स होती है वो होती है आपकी अंदर की d ऑर्बिटल, और अंदर की d ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे पहले d आना चाहिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी D2sp3 होता है, इसका थोड़ा लोचा वाला है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग का ये आंसर तो सही ही रहेगा। इसके अंदर एक ये भी आ सकता है, डैश इज अ चिलेटिंग लिगेंड। ये चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है दोस्तों? चिलेट का मतलब होता है, देखो कॉम्प्लेक्स होता है ना, K फॉर FeCN6, अभी देखा हमने, इसको लिगेंड बोला जाता है। और ये है मेटल, ओके, इसके साथ मेटल के साथ लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये लिगेंड हो गया लेविस बेस, और ये हो गया लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एसिड, और जो डोनेट करता है वो बेस होता है। अब क्या होगा बेटा, ये चिलेट का क्या मीनिंग है? ऐसा लिगेंड जो ये Fe के साथ जुड़ने के बाद वो ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि हमारा En बनाता है। समझ में आया? साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब सिंगल, मतलब यूनिडेंटेड के बिना वाले सब आएंगे इसमें। यूनिडेंटेड मतलब क्या? जिसके सिर पे -1 चार्ज है या तो +1 चार्ज। लेकिन ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन S-2, O-2 and N-2, this all have are unidentate। इसमें ये 2 तो दिए हैं और इसमें -1 है, इसलिए ये भी, ये सब यूनिडेंटेड है। वो कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। चिलेटिंग लिगेंड गिव्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा C। क्या है वो? ऑक्सैलेटो डाइडेंटेट। ओके बेटा, विच कंपाउंड शो फेशियल आइसोमेरिज्म। देखो बेटा, आपको मैंने जब थियरी पढ़ाया
दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं Ml4 एंड Ml6। Ml4 में देखना है Ma2B2, तो वो सीस एंड ट्रांस देते हैं। यहाँ पे और दो आ जाएंगे Ma2B4, Ma3B3। आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि इसमें से आपको मिलता था सीस एंड ट्रांस और इसमें से मिलता था फेसियल एंड मेरिडियोनल। ओके दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है? इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा फेसियल टाइप का स्ट्रक्चर दे सकता है Ma3B3, है कि नहीं? तो ये फेसियल और मेरिडियोनल दोनों दे सकता है। यहाँ पे फेसियल पूछा है इसीलिए, और ये हमें सीस एंड ट्रांस दे सकता है। ये क्या दे सकता है? सीस एंड ट्रांस, क्योंकि ये भी Ma2B4 आया और ये कोई भी कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म नहीं दे रहा है। ये देता है फेसियल ऑल्सो मेरिडियोनल। अच्छा बताओ ये आपको बुक में, तो बुक के पेज नंबर निकालो दोस्तों, 253 नहीं 252। थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो थोड़ा सा इसके अंदर परफेक्शन नहीं है कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, बराबर है। इसको अभी रखते हैं दोस्तों आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? पहली बात, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल और वैकेंट इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ए बेटा कौन सा आंसर आएगा ये बताओ। जो भी पॉजिटिव है वो सब तो आएंगे ही, लेकिन आपने कभी कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन देखे? ओह H H H H और H, ये प्लस आ गया हो, ऐसा बनता है कभी? ये पागल थोड़ी है, कार्बन 4 बॉन्ड के अलावा और कोई बनाएगा? तो यही आपका आंसर है। NO2 प्लस तो नाइट्रो है। BF3 के अंदर बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया ये? यस BF3 बन गया। और इसके अंदर ये एसीटो या तो एसिटाइल ग्रुप है ये, ओके। और ये भी आपका लेविस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है। ओके, तो आपका ये CH5 कभी नहीं बनता। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन फॉलोइंग रिएक्शन। दोस्तों जनरली हम क्या सोचते हैं पता है? HBr जब टूटेगा ये तो इसको डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, और यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया। इसका मतलब हमारा मार्कोवनिकोव होगा। क्या होगा? मार्कोवनिकोव। और Br जो है वो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ जुड़ के ये प्रोडक्ट बना देगा, और हम ये सही मान लेंगे, लेकिन ये गलत है। अब मैं एक्चुअल बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आपका ये CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 एंड H ये होता है ना, ये होता है तब ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। अगर ये बॉन्ड टूटा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन है स्टेबल,
इससे भी, सेकेंडरी से भी। इसीलिए आपका जो बी आर है वो यहाँ पे जुड़ने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखेगा, और वो यहाँ पे जुड़ के आपको यहाँ पे बी आर दे दिया, तो ये एच कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस पे CH2 CH3। तो बेटा ये स्टेबिलिटी वाला आपका आंसर सही होगा। मतलब ये बोल सकते हो कि ये बी आर जो बन रहा था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मिड कार्बोहाइड्रोजन को यहाँ पे लाता है, और आपका सही आंसर ये बी हो जाता है। आपको डाउट रहेगा कि सर ये किधर है बुक में, तो मैं बताता हूँ आपको। निकालो दोस्तों एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी इसका ऐसा एक क्वेश्चन था, लेकिन वो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आपका ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो इस पोजीशन पे आ सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं इसके अंदर। चलो बता ही देता हूँ, पेज नंबर 354 निकालो। निकाला बेटा आपने? हेलो, निकाल दिया 354? यस, उस पे जो 11.33 जो है वो क्वेश्चन देखो। सिमिलर ऐसा ही होता है इधर, 3 डिग्री की वजह से वो बी आर जो है वो 4th कार्बन मतलब उसके ऊपर जाता है और आपको ये प्रोडक्ट देता है। चलो, विच कंपाउंड डज नॉट शो ऑप्टिकली एक्टिविटी। देखो बेटा, ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए? इट मस्ट कंटेन चिरल कार्बन। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला सर, फिनॉल में से NO2 NO2 NO2। क्यूमिन का फॉर्मूला आइसोप्रोपाइल बेंजीन होगा। एस्पिरिन, दर्द का अंत तुरंत, COCH3 COOH आई थिंक। तो ये सब जगह के में से किसी में भी कीराल कार्बन नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस। भाई ये कार्बन पर से OH और बगल वाले कार्बन पर से H जाएगा, तो हमें H2O यहाँ से निकल के यही मिलने वाला है। तो दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट। पानी निकालना, ओके। चलो आगे जा रहे हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल एरोमेटिक ईथर ऑफ कंपाउंड दिस। भाई C8H10O। बेटा इधर वर्ड यूज़ किया एरोमेटिक, मतलब कंटेनिंग बेंजीन, और ईथर बनाने हैं। तो चलो, ये बेंजीन है, O C2H5 चलेगा, चलाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ OCH3
एंड CH3, OCH3 एंड CH3 मेटा पे, OCH3 एंड CH3 पैरा पे। तो क्या दिख रहा है आपको, ये 3 ऐसे हैं और ये इथॉक्सी बेंजीन है। तो दोस्तों इससे हमें इतना पता चलना चाहिए कि ईथर अगर बनाना है आपको तो ये 4 ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर अल्कोहल वगैरह भी बोला होता तो हम कर देते यहाँ पे फिनॉल और CH2 CH3, फिर यहाँ पे OH मतलब हाँ फिनॉल, CH2 CH3, यहाँ पे भी बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। और क्या आ सकता है, OH, CH3 एंड CH3। सोच भी नहीं सकते उतने कंपाउंड इसके अंदर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये 6 7 8 हो गए ना, 6 5 2 10 और ऑक्सीजन सब मिला के हो गए हैं। तो ये ईथर वाले हमें 4 कंपाउंड मिलते हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। दोस्तों कार्बन विच कंटेन्स OH हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और एलाइलिक में ऐसा बोला जाता है अटैच विद द अनदर कार्बन, ये sp3 वाला कार्बन अटैच विथ अनदर कार्बन विथ अ डबल बॉन्ड हैविंग डबल बॉन्ड, CH2 CH CH2 1 2 3 1 2 एंड 3 डबल बॉन्ड से नहीं, OH से जाएगा तो हम बोलेंगे प्रोप 2 इन 1 ऑल हमें मिल जाता है। इट इज अवर 3 आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन इन रीमर-टीमन रिएक्शन। बेटा रीमर-टाइमन ये तो बताए ना, फिनॉल में से OH एंड CHO, दिस इज योर रीमर-टाइमन। तो चलो इट्स IUPAC नेम इज 1 and 2 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, फिनाइल कार्बाल्डिहाइड लिखा है वो गलत है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन इट इज हीटेड विद जिंक डस्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड टुवर्ड द फेलिंग टेस्ट। अगर आप ये प्रोडक्ट का Zn डस्ट से रिएक्शन करेंगे तो याद रखना Zn डस्ट OH को निकल जाता है और हमें देता है बेंजाल्डिहाइड। और क्या बेंजाल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। दोस्तों फेलिंग टेस्ट कौन देता है? अगर आपने थोड़ा सोचा होगा तो आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाता है कि जो फेलिंग टेस्ट है वो देने वाला आपका एसिड होता है, सॉरी अल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है। कीटोन नहीं देता, लेकिन फेलिंग के अंदर एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होते हैं नहीं देते, इसलिए ये नहीं देता। ये भी सरस बात है, सही बात है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है हमें। इट्स रिडक्शन बाय H2PD गिवन कैटेकॉल, इसका रिडक्शन H2PT से करेंगे तो कैटेकॉल। ये कैटेकॉल क्या है? ऑर्थो पे दोनों OH, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड लास्ट इट्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज OH, नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। समझ में आया? सो आवर आंसर इज B। दोस्तों क्लियर है बच्चों? हेलो, यस। तो बस यहाँ तक हम सोच रहे हैं कि रखा जाए। कल वापस हम इसको आगे बढ़ाएंगे, थियरी पार्ट भी देखेंगे इसके साथ में। ओके दोस्तों, कुछ स्पेशल डाउट